जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हाँ, निरपेक्ष काल निर्धारण की विधियां चल रही थी। ध्यान रखना। अब एवरी फ्राइडे जो है आपको एक एक जो पुरातात्विक स्थल है उसकी जानकारी को लेकर देना है, ताकि आपका जो है एक्स्ट्रा वर्क वो भी हो जाए। मैं आपको दे दूंगी कल कि आपको किस पर इस फ्राइडे में किस पर जानकारी देनी है, सबको इकट्ठा करनी है। ठीक। मैं आपको बता दूंगी कैसे क्या किया जाएगा। पर आज हम ये जो काल निर्धारण की विधियां है इसको पूरा करेंगे, और इसके बाद जो तत्व बाकी है पुरातत्व के, उन तत्वों को पूरा करके ये पहला यूनिट पूरा कर देंगे। ठीक। देखिए, हम निरपेक्ष काल निर्धारण में थे। उसके अंदर हमने रेडियो कार्बन डेटिंग को देखा था। रेडियो कार्बन डेटिंग में जो कार्बन 14 होता है वो आइसोटोप्स, जो कि पत्थर और धातु को छोड़कर प्रत्येक चीज में ये कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। और वे कार्बन 14 जो कंपाउंड्स है ये सबसे लेट विघटित होते हैं। मतलब अगर कोई चीज मरती है या कोई चीज निर्जीव हो जाती है, जैसे कि मनुष्य का शरीर है, जब वो निर्जीव हो जाता है तो कार्बन 14 ही एक ऐसा उसके शरीर में घटक होता है जो बहुत धीरे धीरे विघटित होता है ना। तो इसीलिए ये लंबे समय तक भी रहता है, और लंबे समय तक भी वो ज्यादा विघटित रूप में नहीं होता है। उसका निर्धारण, उसका समय निर्धारित करना हमें आसान हो जाता है। इसीलिए किसी भी पदार्थ को वो कितने वर्ष पुराना है ये अगर जानना है तो कार्बन 14 मेथड से जाना जाता है। कार्बन 12 और कार्बन 13 जो है ये बहुत जल्दी विघटित होते हैं, इसीलिए उन चीजों की काल मर्यादा के लिए इसका उपयोग नहीं होता। ठीक। इसके बाद जो है हमने देखा था थर्मोल्यूमिनिसेंस डेटिंग, कि कोई भी चीज जब बनाई गई है उस समय अगर वह उष्णता से या उष्ण अग्नि से गर्म की गई है, तो ऐसी चीजें जो उस समय गर्म की गई है या गर्म करने के कारण बनाई गई है और जो सूर्य की उष्णता से गर्म हुई है, उन चीजों की अवधि जानने के लिए ये मेथड होती है। इसमें पुनः जो वस्तु है उसे गर्म किया जाता है, और लास्ट टाइम वो कब गर्म हुई थी उसके आधार पर इसका काल निर्धारण किया जाता है। ये थर्मोल्यूमिनिसेंस डेटिंग जो है ये 1 लाख वर्ष प्राचीन तक की वस्तु को क्या कर सकती है, पहचान सकती है, उसका अनुमान अंदाज लगा सकती है। फिर हम आए थे पोटेशियम अर्गन डेटिंग पर। पोटेशियम का केमिकल फॉर्मूला के है ना। तो इस ये जो है पोटेशियम अर्गन डेटिंग ये क्या करती है, ये पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं हुई है, जैसे ज्वालामुखी आदि है, कुछ भी हो, उनके जो द्वारा बनाए हुए चट्टान है, खनिज बनने की प्रक्रिया है, ये खनिज कब बना हुआ है, इसकी जो चीजें हैं ये कब बनी गई है, ये सारे जो है पर्वत आदि कैसे बने हैं, इन सबका आयु निर्धारण करने के लिए ये मेथड होती है, पोटेशियम अर्गन मेथड। ठीक। अब इन तीनों का अंतर देखिए। फिर हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी पर जाएंगे। डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी जो वृक्ष का या वृक्ष के वलयों से उसका निर्धारण करता है, समय निर्धारण। अब देखो इन तीनों का अंतर देखिए कि इन तीनों की कार्य करने की पद्धति कैसी है, ये किस किस वस्तुओं के काल को निर्धारित करती है, अधिकतम कितने समय को ये निर्धारित कर सकती है, और ये क्या दिनांकित करती है, मतलब वस्तु की अंतिम स्थिति बताती है या शुरुआत की चीज बताती है। देखो, जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग ये किसके आधार पर की जाती है, C14 कंपाउंड के आधार पर। प्रत्येक पदार्थ में C14 कंपाउंड होता है और उसका कितना विघटन हुआ है उसके आधार पर उस वस्तु की समय मर्यादा, काल मर्यादा बताता है रेडियो कार्बन डेटिंग। ये तीनों भी जो है ये एग्जैक्ट समय बताते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए इन्हें निरपेक्ष काल निर्धारण में लिया है। थर्मोल्यूमिनिसेंस किसके आधार पर अभ्यास करता है, प्रकाश और ऊर्जा के आधार पर या उष्णता के आधार पर। तो ऊर्जा या उष्णता, उसे पुनः उस वस्तु को उष्ण या गर्म किया जाता है, और उसके आधार पर जाना जाता है कि ये चीज जो है ये कितने वर्ष प्राचीन। और पोटेशियम अर्गोन मेथड जो है वे K14
के यानी पोटेशियम। पोटेशियम 40 का जितना क्षय हुआ है उसके आधार पर वस्तु का निर्धारण करती है, समय का निर्धारण, कि जितना क्षय है उतना वो प्राचीन है। ठीक। अब ये कहाँ कहाँ पर उपयोग होते हैं, जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग ज्यादातर तो जो जैविक पदार्थ है जैसे मनुष्य आदि है, प्राणी आदि है, उनके जो हड्डियां आदि है, उनका अभ्यास करके, जो ज्यादातर मुख्य रूप से जैविक पदार्थ के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, कि उनके कार्बन का कितना विघटन हुआ है, उसके आधार से वो स्केलेटन जो है, वो जो भी अवशेष है वो कितना प्राचीन है, उसका अध्ययन किया जाता है। थर्मोल्यूमिनिसेंस जिस जिन वस्तुओं को बनाने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया गया था, गर्म की गई थी, उन चीजों पर ही वो अभ्यास करता है, उन चीजों का ही काल मर्यादा बताता है। और पोटेशियम अर्गन जो नेचुरल चीजें हैं, चाहे सुनामी आई हो, ज्वालामुखी हुई हो, वो चाहे बड़े बड़े क्या आते हैं, तूफान, उनके कारण से वहां पर उस समय क्या मतलब जो नैसर्गिक घटनाएं घटी है, उसकी वजह से वातावरण की वस्तुओं पर क्या इफेक्ट हुआ है, और वो कब हुई थी, जिसकी वजह से आज ये चीज है, या आज से 1 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर समुंदर था, या फिर यहाँ पर ऐसी ऐसी ज्वालामुखी हुई थी, या फिर यहाँ पर सुनामी आई थी, ये किसके आधार पर जाना जाता है, तो वहां पर रही हुई जो चीजें हैं उनके अंदर के 40 का जितना क्षय होता है उसके आधार पर। तो जो नैसर्गिक आपत्तियां आती है या पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं घटती है वो कितनी प्राचीन है और उसका क्या इफेक्ट हुआ, इनका अध्ययन करना है, तो पोटेशियम अर्गन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। फिर एक अधिकतम कितने काल को बताती है, जैसे रेडियो कार्बन अगर पीछे जाए तो 50,000 वर्ष प्राचीनता तक वो बताती है, कि ये 50,000 वर्ष प्राचीन है, उसके पीछे उसके आगे और जाकर वो अध्ययन नहीं कर सकती, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। थर्मोल्यूमिनिसेंस 1 लाख वर्ष तक के अवशेषों को पहचान सकती है और उनका समय निर्धारण कर सकती है। ठीक। और पोटेशियम अर्गन ये करोड़ों वर्षों का काल निर्धारण कर सकती है, ये जो वहां पर संरचना जैसी बनी है उसके आधार पर ये बता सकती है कि आज से लाखों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ था, और वो भी एग्जैक्ट बताती है। आप सोचिए। ठीक। तो तीनों के अनुसार अपना अपना काल निर्धारण है, ये इतने इतने वर्ष तक का ही इतिहास बता सकते हैं, या इतने वर्ष तक की ही प्राचीनता उस वस्तु की, और या जीव जैविक घटकों की बता सकते हैं। फिर ये कौन से दिन को दिनांकित करती है, जैसे कि किसी व्यक्ति का स्केलेटन पड़ा है, उसकी हड्डियों का अवशेष पड़ा है, उस हड्डी का अध्ययन किया रेडियो कार्बन डेटिंग से, उस हड्डी से ये पता चला कि इसके यहाँ पर उसे एक तो दफनाया गया या फिर पहले यहाँ पर नगर था। ठीक। तो उस हड्डी का अध्ययन करके वो लास्ट टाइम में उसका कार्बन विघटित होना कब शुरू हुआ, जिस समय कार्बन विघटन शुरू हुआ है वह समय उसका मृत्यु का समय जाना जाता है, क्योंकि कार्बन का हमारे शरीर में जो कार्बन है, आपको सभी को समझ में आ रहा है, हमारे शरीर में जो कार्बन है ये विघटित होना कब शुरू होगा, जिस दिन हमारी मृत्यु होगी, है ना। तो कार्बन का अध्ययन, की कार्बन की विघटन की प्रारंभिक अवस्था क्या थी, कब इसका प्रारंभ हुआ, वह दिन उस जीव का अंतिम दिवस था, मतलब उसके मृत्यु का समय वहां से जाना जाता है। और इसके मृत्यु होकर या इस अवशेष को यहाँ पर पड़े हुए इतने वर्ष हुए हैं, इसका अध्ययन रेडियो कार्बन डेटिंग में किया जाता है। फिर थर्मोल्यूमिनिसेंस में जो वस्तु आज हमें मिली है, जैसे कि हमें बर्तन मिले हैं मिट्टी के, उस मिट्टी के बर्तन को गर्म करके लास्ट टाइम वो कब गर्म किया गया था, यानी उसका निर्माण कब किया गया था, निर्माण के समय जब उसे गर्म किया गया है, या उसके बाद भी अगर उपयोग के समय में उसे गर्म किया गया है, तो लास्ट टाइम उसे कब गर्म किया था, इसका अनुमान या इसका अभ्यास किया जाता है, ये थर्मोल्यूमिनिसेंस। और पोटेशियम अर्गन में चट्टान का निर्माण, जैसे ज्वालामुखी आदि से चट्टान का निर्माण हुआ, तो इसमें अंतिम समय नहीं दिखाया जाता, इसमें निर्माण का समय दिखाया जाता है, कि इसका निर्माण कब हुआ है ना। तो दो चीजें जो है वो अंतिम, उस वस्तु की अंतिम स्थिति को दर्शाती है, और एक मेथड ऐसी है जो उस वस्तु के निर्माण की स्थिति को दर्शाती है। ठीक। ये तीनों भी क्या है, निरपेक्ष काल निर्धारण। अब ये तीनों सभी जगत के सभी चीजों में, इसमें जैविक अजैविक सारी चीजें आ गई,
पर ये तीनों भी मेथड वनस्पतियों पर काम नहीं करते। ये पत्थर पर काम करेगी, धातु पर काम करेगी, जीव और अजीव जितनी भी वस्तु पर है, मिट्टी आदि से बनी हुई, पानी आदि से बनी हुई, हर चीज पर ये काम करेगी, हर चीज का निर्धारण करेगी, एकमात्र वनस्पति को छोड़कर। फिर वनस्पति कितनी प्राचीन है, वनस्पति से बनी हुई चीजें कितनी प्राचीन है, इनका अध्ययन करने के लिए और एक निरपेक्ष काल निर्धारण है, और वो उसकी मेथड है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या होता है, देखो आपको ये वलय दिख रहे हैं, इन वलयों की संख्या के आधार पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं ना, ये वलयों की संख्या बढ़ती जाती है। एक मिनट हाँ। इन वलयों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक। अब ये वलय जो है, इनका कलर, इनकी स्थिति, ये जैसे जैसे समय जाएगा उसके अनुसार बढ़ेगी, और इन वलयों का अध्ययन करके वह वृक्ष कितना प्राचीन है और वह चीज कितनी प्राचीन है, इसका अध्ययन किया जाता है। और यह भी कोई सापेक्ष नहीं है, ये निरपेक्ष काल निर्धारण विधि है। तो ये पे डी वाला कौन सा था, वो रह गया। आपने अभी तक सी तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर ई लिखा है मैंने, नहीं नहीं, आइसोटोप। यही डी है, यही डी है। हाँ मैम, आइसोटोप, आइसोटोप डेटिंग बाकी है। नहीं, आइसोटोप आपको नहीं लेना है क्योंकि वो हमारे जैनोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। अच्छा। आइसोटोप मतलब उसमें कार्बन का आइसोटोप जो रेडियो कार्बन में आया वो बस हुआ। अलग से आइसोटोप लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका इस्तेमाल हमारे जो प्रमाण है उसमें बहुत कम किया जाता है, और ये इतना ही आपको सफिशियंट है, ये भी आपको समझ में आए तो भी बहुत है। मेरे हिसाब से तो इसमें कठिन कुछ है नहीं, लेकिन वैज्ञानिक भाषा आ जाती है, धर्म से थोड़ी सी अवान्तर भाषा आ जाती है तो वो थोड़ा फर्क पड़ता है। तो इतना ही आप याद ओके। रखेंगे, ये चार सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं, पांचवे की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें लगभग सारे जो अवशेष है वो सारे आ जाते हैं। ठीक। अभी देखो डेंड्रोक्रोनोलॉजी किस पर अध्ययन करेगा, जो लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां आदि है, ज्यादा तो मूर्तियां है नहीं, लकड़ी से बने हुए आयाग पट्टा आदि है, पत्थर के ही बनते हैं लेकिन कुछ कुछ अपवाद के रूप में हमें लकड़ियों के भी मिलते हैं, जैसे पात्र आदि है, उपकरण आदि है, रजोहरण का ऊपर का दंडा है। साधु जी जो चैत्यवासी साधु होते थे वो अपने पास उपकरण के रूप में दंडा आदि रखते थे। जो पैरों की खड़ाऊ होती थी लकड़ियों की बनी हुई, मतलब जो लकड़ी से बनी हुई उपकरण है, या ताड़पत्र आदि के जो ताड़पत्र आदि है, भूर्ज पत्र आदि है, या उस समय ताड़पत्र आदि रखने के लिए या पांडुलिपियां रखने के लिए जो पेटियां बनाई गई है, मतलब जो जो चीजें मिली है, जो हमें आर्कियोलॉजी में या अवशेषों के रूप में लकड़ी से जो जो चीजें मिली है, उनका अध्ययन इस मेथड के अंतर किया जाता है कि ये कितनी वर्ष प्राचीन है। ठीक। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी का काम क्या है कि जो पेड़ में जो ये है, छल्ले आए हैं, उनकी संख्या और उनकी चौड़ाई, यानी वो लंबाई और चौड़ाई अंतर कितना है, उनके आधार पर वह वृक्ष वलय जो है वो कितना प्राचीन है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक। तो इसका उपयोग कहाँ होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी का, तो जो लकड़े हैं, लकड़ी से बनी हुई कोई भी चीज है, उनका आयु का निर्धारण करने के लिए, ये कितनी प्राचीन है, इसका निर्धारण और इसका अध्ययन करने के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी मेथड का उपयोग किया जाता है। अब ये भी एक वैज्ञानिक विधि है। इसका उपयोग क्या होता है, वृक्ष की जो हर वर्ष से होने वाली उसकी गति है, जल और पर्यावरणीय मिट्टी के कारण उसमें जो परिस्थितियां और उन परिस्थितियों के कारण जो उसमें बदलाव आया, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद जो वृक्ष है उसके वलयों के आधार पर, जितने रिंग्स है, जितने वलय है, उसके आधार पर यह वृक्ष कितना प्राचीन है इसका अध्ययन किया जाता है, या यह वृक्ष से बनी हुई चीज कितनी प्राचीन है। ठीक। इसकी प्रक्रिया में क्या होता है कि ऐसे कहा, मतलब ऐसे विज्ञान का कहना है कि वृक्ष में प्रत्येक वर्ष जब ग्रीष्म ऋतु में नई पत्ते उसे आते हैं, तब वृक्ष में प्रत्येक वर्ष एक नई वृत्ति आती है, नया वलय निर्माण होता है ना। तो उसमें एक प्रत्येक वर्ष में एक एक वलय बढ़ता जाता है, उसके आधार पर, उन वलयों के आधार पर ही ये जाना जाता है कि ये वृक्ष कितना प्राचीन प्राचीन है। और दूसरी बात, जितना वो प्राचीन होता है उतने वलय बढ़ते हैं, लेकिन उसका रंग जो है या उसका वो वलय में स्पष्टता में जो है उसमें एक हल्कापन आता है और वो गहरा गहरा होता जाता है।
तो अगर कोई वृक्ष वृक्ष का तना हो, तो वो अगर आपको गहरा दिख रहा है, उसके वलय हल्के दिख रहे हैं और अधिक प्रमाण में दिख रहे हैं, तो वो उतना प्राचीन माना जाता है। ठीक। देखो, इसमें वृत्तियों की संख्याओं का और उसके आकार का अध्ययन किया जाता है। उसके आकार के आधार पर और संख्या के आधार पर यह जाना जाता है कि ये कितना वर्ष प्राचीन। ठीक। और दूसरी बात, जो वृक्ष है वो वृक्ष जितने प्राचीन होते हैं, उनके वलयों का उतना एक अ, समान रूप से एक पैटर्न तैयार होता है, एक पूरा एक डिजाइन तैयार होती है। उनके वलयों का आकार भी बदलता जाता है, उनकी डिजाइन भी बदलती जाती है। तो इसके आधार पर वो अध्ययन किया जाता है। ठीक। ये हुए आपके काल निर्धारण के भेद। कितने प्रकार से पुरावशेषों का काल निर्धारण किया जाता है? दो प्रकार। कौन कौन से दो? सापेक्ष निरपेक्ष। हाँ, सापेक्ष सापेक्ष। निरपेक्ष। सापेक्ष के अंतर्गत क्या क्या आएगा? सांस्कृतिक आएगा ना मैम। हाँ। और स्तरी स्तरीकरण, स्तरीकरण और सांस्कृतिक संगति। कल्चरल और और टाइप। टाइपोलॉजिकल। हाँ, टाइपोलॉजिकल ना। और तीन ही थे। हाँ, तीन ही किए मैम उसमें। हाँ, हाँ और मैम। निरपेक्ष में भी, निरपेक्ष में चार है। निरपेक्ष में चार किए आपने। कार्बन, पोटेशियम, थर्मोलुमिनस और और आर्द्र के डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद आएंगे पुरातत्व शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स, उनके तत्व, कि किसके आधार पर पुरातत्व शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। जब अध्ययन किया। मैम एक डाउट था, पूछो। हम्म। पहले के टॉपिक में से वो जागोरा वर्ड बहुत बार आया, वो जगह का नाम है या व्हाट नहीं, एग्जैक्टली वो इज दैट एक मैम? भंडार गृह होता है जिसमें कुछ कुछ चीजों को रखा जाता है। वो भंडार गृह जैसा होता है। ओके, भंडार मतलब जो गृह का अवशेष नाम है। मिले हैं, हाँ, वहां पर वो रखे जाते हैं। ठीक। ठीक है मैम। हाँ, अभी देखो, यहाँ पर हमें तत्वों के बारे में जानना है कि जब पुरातत्व शास्त्र के अध्ययन करते हैं तो किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, उसके कौन से प्रमुख सिद्धांत है और उनका अध्ययन कैसे किया जाता है। ये तत्वों को भी लेकर आपको प्रश्न आते हैं। तो ये होने के बाद हमारा ये पहला यूनिट पूरा हो जाएगा और ये पीपीटी में वैसे के वैसे पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक। अब देखो, पुरातत्व शास्त्र के हम 10 प्रमुख सिद्धांत देखेंगे। उसमें सबसे पहला है स्तर क्रम का सिद्धांत। पुरातत्व शास्त्र हमेशा स्तरों के आधार पर अध्ययन करता है। जैसे हमने मिट्टी को लेकर परतों के बारे में देखा, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूं कि हमने मिट्टी को लेकर परतों के आधार पर देखा कि मिट्टी की जितनी नीचे की परत रहेगी उतनी वो प्राचीन रहेगी। लेकिन ऐसा जो स्तर है ये प्रत्येक वस्तु को लेकर किया जाता है, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे कालानुक्रमिक हो, चाहे राजाओं के दर पर हो, या कभी राजाओं के काल के अनुसार हो। जो स्तर के आधार पर अध्ययन किया जाता है वह पुरातत्व शास्त्र है। ऐसा कभी नहीं होता। जैसे देखो, मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता। अगर आप महाराष्ट्र का इतिहास पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको अमेरिका का इतिहास आना ही चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल इतिहास हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपको इंडिया की हिस्ट्री आनी ही चाहिए। ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता। लेकिन जब आप पुरातत्व शास्त्र का अभ्यास करते हो तब आपको एक दूसरे से ये सारी विषय जो है या इनका जो भी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहो या कुछ भी कहो, इनके अवशेष ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आप ये, जैसे कि ये कुषाण कालीन है, ये आपने अगर जाना कि ये मूर्ति कुषाण कालीन है, तो ये आपको अगर जानना है तो आपको गुप्त कालीन मूर्ति का भी अध्ययन करना जरूरी है, आपको मौर्य कालीन मूर्ति का भी अध्ययन करना जरूरी है, आपको जो शुंग कालीन मूर्तियां हैं उनका भी अध्ययन करना जरूरी है। मतलब आप अगर एक मूर्ति के बारे में अभ्यास करते हैं तो उसके रिलेटेड आगे आगे की पीछे के जितने भी स्तर है उन सबका अभ्यास करना आवश्यक है, तभी आप एक स्तर के साथ न्याय कर पाते हो, है ना। तो इसीलिए पुरातत्व शास्त्र जो है वो स्तर क्रम का सिद्धांत बताता है कि उसमें मात्र परतों का स्तर नहीं होता, परतों के साथ जो जो भी चीजें मिलती है उनका भी आपको कालानुक्रम से अभ्यास करना जरूरी है। उससे रिलेटेड जितने भी स्तर है, जितने भी आपको उससे रिलेटेड जो जानकारी है उससे रिलेटेड ना भी हो, उन जानकारियों को भी प्राप्त करना जरूरी है ना। तो सांस्कृतिक और कालानुक्रमिक क्रम को भी
समझना जरूरी है, तभी आप पुरातत्व शास्त्र का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पर जो आपको दिया है उदाहरण के रूप में, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, इसमें आपको मिट्टी के रूप में निचली परतों का आपने अध्ययन किया। प्राचीन एक जो प्राचीन काल का हड़प्पन संस्कृति थी वो कैसी थी उसका भी किया, फिर उसके बाद जो परिपक्व हुई उसके बाद उसका भी किया, फिर उसमें जीर्णोद्धार होते गए उनका भी अध्ययन किया। तो इसमें क्या हुआ, हड़प्पन संस्कृति 5,000 वर्ष पुरानी है, ये तो हमें पता चला ही, लेकिन 5,000 वर्ष में इसमें क्या क्या बदलाव आए ये सारा अभ्यास करता है पुरातत्व शास्त्र। ठीक। और प्रमाण के रूप में मैंने आपको दिया है कि अगर हड़प्पन संस्कृति के परतों का प्रमाण या उनके क्रम का प्रमाण अगर हमें कुछ मिलता है, तो उनकी नियोजित नगर व्यवस्था जो आज खंडर के रूप में मिली है, लेकिन उस खंडर के रूप में भी हमें वो नगर व्यवस्था ध्यान में आती है कि इनकी नगर व्यवस्था कितनी नियोजित थी, इनके शहर कितने नियोजित थे, कितने सिस्टेमैटिक शहर थे। फिर उस समय भी पकी हुई ईंटें का इस्तेमाल किया जाता था। ईंट के कुछ बाद में नहीं बनी है, 5,000 वर्ष पहले भी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उनके मकान आज भी पक्के हैं, है ना। बड़े बड़े स्नानागार वहां पर मिले हैं। इन स्नानागार के आधार पर भी जाना है कि ये स्नानागार इतना पुराना है और इतना प्राचीन होने के बाद भी वो कितना डेवलप्ड है। ठीक। ऐसे बड़े बड़े अन्नागार मिलाए मिले हैं, मुद्राएं मिली है, माप तोल की प्रणालियां मिली है, और जो बदलती गई स्तर के आधार पर, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उनकी प्रणालियां जो है नाप तोल करने की, माप तोल करने की, उस समय भी व्यापार होता था। ये सारे जो प्रमाण मिले हैं और उस समय से लेकर आज तक उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये पुरातत्व शास्त्र उसका अभ्यास करता है। ठीक। तो पहला उसका सिद्धांत कौन सा है, स्तर क्रम का सिद्धांत। दूसरा है संदर्भ का सिद्धांत, कॉन्टेक्स्ट। ध्यान रखना कि कोई भी पूरा वस्तु जो है, पुरातत्वीय वस्तु है, उसका महत्व कहाँ से प्राप्त होता है, उसके प्राप्ति स्थल से, उसके क्रम से, स्तरों से, और उससे संबंध जो अन्य अवशेष है, इन सबका संदर्भ इसमें लगाया जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताती हूँ कि आपको कोई समझो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर तो मैंने धोलावीरा का दिया है, ये धोलावीरा का है, जो कि 2,500 साल पहले जब भगवान महावीर थे उस समय के प्रमाण वहां पर मिले हैं। तो उन्होंने वहां पर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में देते वक्त क्या दिया है कि अगर उस समय ऐसी कोई सी मुद्राएं मिली है, सील मिले हैं, तो उन सीलों के माध्यम से आप क्या जान सकते हो कि यहाँ की आर्थिक परिस्थिति कैसी थी, और जहां से वो आई है इसके आजू बाजू का जितना भी स्ट्रक्चर है, जो भी चीजें थी उस समय, या जो भी गांव थे, उन सबकी प्रशासनिक उसका कैसे चलता था, उनकी मैनेजमेंट कैसी होती थी, आर्थिक रूप से वो कितने समृद्ध थे, इन सब की पुष्टि वहां पर होती है। तो एक अवशेष आपको मिला है, एक अवशेष के माध्यम से आप बाकी के संदर्भों का भी अभ्यास करते हो, बाकी के भी संदर्भ आपके निश्चित हो जाते हैं। उस समय भारत में मात्र धोलावीरा ही आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, भारत के बहुत सारे क्षेत्र और संपूर्ण भारत समृद्ध था। ये भी अध्ययन आपको मिला, इसका भी संदर्भ आपको धोलावीरा से मिला। तो एक छोटे से प्रमाण से आप बड़ा संदर्भ लगा सकते हो। ये पुरातत्व शास्त्र का एक प्रमुख तत्व है और ये प्रमुख सिद्धांत है, जो कि संदर्भ के सिद्धांत के रूप से जाना जाता है। ठीक। फिर इसके बाद तीसरा है काल निर्धारण। ये तो आपको पता है कि इतिहास भी आपको समय बताता है, साइंस भी आपको समय बताता है, लेकिन एग्जैक्ट समय बताने का काम पुरातत्व शास्त्र करता है। काल निर्धारण का सिद्धांत ये इसका तीसरा तत्व है। ध्यान रखना, इतिहास भी आपको बताएंगे कि शिवाजी राजा क्या हुए आज से 1,500 2,000 साल पहले, 1,500 2,000 साल पहले की तो हिस्ट्री पता भी चल जाती है। ये आज से लाखों वर्ष पहले मानव जो थे वो आदि मानव के रूप में थे, है ना। बोलते हैं, आप पढ़ते हो ना, पहले होमोसैपियंस आदि थे। तो ये लाखों वर्षों के बारे में तो इतिहास बता देता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट काल निर्धारण प्रमाण के साथ बताने का कार्य करता है पुरातत्व शास्त्र। तो जो पुरातात्विक अवशेष है उनकी आयु का निर्धारण पुरातत्व शास्त्र करता है। इसीलिए काल निर्धारण का सिद्धांत ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहाँ पर देखो मैंने आपको दिया है, ये भीमबेटका है। कभी नाम सुना है आपने भीमबेटका का? यस मैम। क्या है भीमबेटका? बहुत फेमस नाम है। ना। भीमबेटका क्या है? ये देखो भीमबेटका गांव नाइस। का नाम है। देखो मैं आपको बताती हूँ, भीमबेटका एक एरिया का और गांव का नाम है। ये भीमबेटका की पहाड़ियां है।
इसकी विशेषता क्या है पता है क्या? ये यूनेस्को से अब यूनेस्को ने इसे अपनी धरातल, क्या बोलते हैं उसे, वैश्विक धरातल के रूप में मान्यता दी है। जो भीमबेटका आज नाम प्रसिद्ध है ना, एक आर्ट के लिए है। ये आपने सुना है? ये आर्ट कभी देखा है? ये देखो दूसरे पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ। हाँ देखा है मैम वो। इस आर्ट को भीमबेटका नाम दिया है क्योंकि ओके। ये इतना प्राचीन आर्ट है। ये लगभग 5,000 साल पुराने, ये भीमबेटका के अंदर की, ये जो भीमबेटका है ना, इसके अंदर की ये भित्ति चित्र है। और हर जगह ऐसे चित्र निकाले हुए हैं कि आज से लगभग 3,000 से 5,000 वर्ष पूर्व लोगों ने भित्तियों पर चित्र निकाले हैं। और ये भित्तियों पर ये चित्र की स्टाइल ये मात्र भीमबेटका में मिलती है। इसे आप यहाँ पर क्या नाम बोलते हो? इस आर्ट फॉर्म को क्या नाम बोलते हैं? शैल चित्र। नहीं, शैली चित्र तो यानी जो पत्थरों पर निकाले गए हैं। हम्म। ये इसे नाम भी ये भीमबेटका आर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। हमें तो उधर तो वही बताया गया है, एक बार आप देख लेना। ये उस वहां से मिला है ना, तो उसका इसका बहुत प्रचलन है आजकल। आपको बहुत जगह पर ये मिलेगा, कभी बाहर की मैंने भित्तियों पर देखा भी है मिला। बेंगलोर की दीवारों पे, मैसूर बैंक के उधर जो वॉल्स है ना, वहां पे हाँ, बनी मतलब हुई महाराष्ट्र में है। भी अपने बाहर का कंपाउंड होता है ना, उस भित्तियों पर घर की लेडीज है ना, इसे कलर करके इसे मस्त ऐसे ही चित्र बनाती है भीमबेटका वो स्टाइल मिट्टी में। होती है कुछ, रेड कलर की मिट्टी होती है, उससे बनाते, वही वारली है क्या गेरुआ, ये? वारली आर्ट गेरुआ बोलते कहते हैं हैं। उसे, है ना, गेरुआ हाँ, कहते हैं ना। गेहुआ वार मिट्टी। यस। वारली आर्ट बोलते हैं इसको। हाँ बराबर, वारली। वारली पेंटिंग के नाम वारली से ये प्रसिद्ध है क्योंकि वारली उनकी जाति का नाम है जो मध्य प्रदेश हाँ। में पाई जाती थी। और भीमबेटका उस एरिया का नाम है। ये वहां की प्रसिद्ध है उस समय के। आज भी ये चित्र है, ये भित्ति चित्र जो है ना, ये 3 से 5 हजार वर्ष पूर्व के है। ये बहुत प्रसिद्ध स्थल है। वारली पेंटिंग के लिए स्पेशली ये जाना जाता है क्योंकि वहीं से वो वारली पेंटिंग सबको पता चले। पर वहां पर लोग जाते हैं देखने के लिए। तो ये जो है, ये तो रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा उन्होंने जान लिया कि ये 3 से 5 हजार साल पहले की है। पर वो चित्रकला आदि जो है, इनका भी काल निर्धारण किया गया। आप सोचिए, उस समय के लोग जो आदिवासी के रूप में गुफाओं में रहते थे, ऐसा आज भी कहा जाता है। अभी तक उसका पूरी तरह से पता नहीं चला है। लेकिन उन्होंने हर जगह भित्ति चित्रों के माध्यम से ऐसे कुछ ना कुछ प्रसंग अंकित किए हैं जिसे देखने के लिए लोग जाते हैं। और वो आप सिखाई भी जाती है वॉरली पेंटिंग। आप सोचिए वो कितने समृद्ध होंगे, है ना। तो भीमबेटका जो है उसका निरपेक्ष काल निर्धारण किया गया। और ये जो है ये अहित छत्र है। ये अहित छत्र में जैन मंदिर है। ये जो सबसे नीचे का है ना इमेज, ये अहित छत्र एरिया है। और वहां के जो ये है शैली है, उसके आधार पर, उसके मिट्टी के आधार पर, पत्थरों के आधार पर उसका भी एक काल निर्धारण किया गया। ये बहुत प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जहां पर आपको शैल चित्र भी देखने को मिलेंगे, उस समय की जो वहां की चित्रकला आदि है वो भी देखने को मिलेंगे। या फिर अहिट क्षेत्र में आप पत्थरों पर नक्शी आदि जो है वो भी देखने को मिलेंगे। इसके आधार पर उस समय के काल कलाएं कैसी थी उसका भी अध्ययन किया जाता है। और कितनी प्राचीन है इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो ये काल निर्धारण का सिद्धांत भी पुरातत्व शास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत है। फिर आता है न्यूनतम हस्तक्षेप का सिद्धांत। न्यूनतम हस्तक्षेप यानी आप उस चीज को खराब नहीं कर सकते। जितना कम से कम आप उसको हाथ लगाओ या उसमें हस्तक्षेप करो उतना अच्छा है। मैंने इसीलिए पिछली बार आपको बताया था, जब पुरातत्व के विषय में हमारा कौन सा पॉइंट चल रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी पुरातत्विक या पुरातत्वज्ञ जब अध्ययन करने के लिए जाता है, उसने अगर उस चीज को हाथ लगाया है तो उसको सारे प्रमाण प्रकाशित करना आवश्यक होता है। क्योंकि एक बार उसने उन चीजों को हाथ लगाया है, अब उसने जिन चीजों को हाथ लगाया है उसने अगर उसका अच्छे से अध्ययन किया है, अच्छे से उसको प्रकाशित किया है, तो दूसरा व्यक्ति उसे हाथ नहीं लगाए। उसने जो अध्ययन किया है उसी अध्ययन के माध्यम से वो आगे का अध्ययन करे, है ना। तो इसे कहते हैं न्यूनतम न्यूनतम हस्तक्षेप का सिद्धांत। आप जितना कम से कम उनको हाथ लगाओगे उतने वे साक्ष्य सुरक्षित रहेंगे, है ना। तो ये जैसे यहाँ पर सांची स्तूप का उदाहरण दिया है, ये सांची वाला स्तूप है। सांची आता है एमपी में। दोनों जगह बिहार में भी सांची है और एमपी में भी है।
तो ये सांची का जो स्तूप है, इसके निर्माण कार्य में ये बहुत खंडहर हो चुका था, क्योंकि ये भी 2500 साल पहले का है। ठीक, तो इसमें जो पुनर्निर्माण के लिए जितना जरूरी था उतना चीजों से उसे लिपा पोती करके रखा गया है, लेकिन वहां पर स्पष्ट रूप से कहा है कि आप किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं। जैसे मौर्यकालीन है ये सांची स्तूप, है ना, जैसे जब भगवान महावीर थे और गौतम बुद्ध थे, तब सम्राट कौन थे, तब वंश किसका चल रहा था, चंद्रगुप्त। मौर्य वंश चल रहा था। उसके बाद मौर्य वंश का ये हुआ, नंद साम्राज्य पहले था, उसके बाद मौर्य वंश आया। तो मौर्य वंश में इसकी रचना की गई है, बनाया गया। लेकिन उस समय जैसा था वैसा ही, वैसा ज्यादा से ज्यादा उसे वैसा ही रखा जाए, इसका ध्यान पूरा गवर्नमेंट रखती है। लेकिन इसके अलावा जो पुरातत्विक होते हैं उनका भी ये कार्य होता है, या उनका भी ये काम होता है कि वो न्यूनतम हस्तक्षेप करे, किसी चीज को हाथ लगाए नहीं। हमें अगर अभ्यास करना है तो कम से कम उसकी हानि हो, इसका ध्यान रखते हुए इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत ये है, आपको दिखेगा, ये आपको जो सामने दिख रहा है ना, ये अजंता एलोरा की गुफाएं है। आप ध्यान रखना, बस एक पहाड़ी थी, पत्थर थे, उस पत्थर में वहां पर चढ़कर उन्होंने क्या किया है, पत्थर का कुछ भाग कट करके गुफाएं आदि बनाई है और वहां मंदिरों का निर्माण किया है। एक कैलाश मंदिर भी वहां पाया जाता है, और 3 धर्म की गुफाएं वहां पर है। लगभग 39 गुफाएं हैं। 39 गुफाओं में कुछ बौद्ध की है, कुछ जैन की है, कुछ हिंदू परंपरा की है। उसमें जैन की गुफा, आज तक जितना रिसर्च हुआ है उसमें 29 से लेकर 34 नंबर की गुफाएं ही जैन की गुफा मानी जाती है। ठीक, बाकी की गुफाएं तो वो कहते नहीं है कि ये जैन की है, लेकिन वो तो ठीक है, वो कोई बात नहीं। लेकिन आप ध्यान रखना, इनका संरक्षण करने का कार्य ये मात्र सरकार का नहीं है, ये पुरातत्व सर्वेक्षण का नहीं है, ये हम सबका है। तो इनके संरक्षण के लिए सरकार क्या करती है, जो पुरातत्विक है वो क्या करते हैं, तो वहां पर कम से कम आर्द्रता, उसका ध्यान रखा जाता है। वहां पर प्रकाश की व्यवस्था अंदर नहीं रखी जाती, बाहर से रखी जाती है, क्योंकि प्रकाश लाइट जितना पड़ेगा उतनी वो चीजें खराब होगी। जो आवागमन है पर्यटकों का, उनके आवागमन पर भी एक नियंत्रण रखा जाता है। हर जगह सरकार क्या करती है, वहां पर जैसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्होंने अजंता एलोरा में भी क्या किया है, अपने आर्कियोलॉजिस्ट और अपने डिपार्टमेंट के लोगों को हमेशा ध्यान रखने के लिए रखा है, उनकी नियुक्ति ही वहां पर के लिए की गई है। जैसे वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक आर्कियोलॉजिस्ट है, जो कि स्पेशली एलोरा के लिए उसका उनका चयन किया गया है। आप सोचिए, एक व्यक्ति का चयन या एक टीम का चयन मात्र एक स्थान को संभालने के लिए किया है। जैसे वहां पर कोई एक महाजन मैम है, जो मैं जिनको मैं जानती हूँ, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट से एज अ आर्कियोलॉजिस्ट मात्र एलोरा और अजंता की गुफाओं पर ध्यान रखने के लिए किया गया है, वो साल भर वही रहती है। सोचिए, वो संरक्षण के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है ना। और वहां के जो भित्ति चित्र आदि है, वहां के जो शिल्प आदि है, उन पर बार बार, जैसे जैसे पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाता है, वैसे ही इन आर्कियोलॉजिस्ट, ये आर्कियोलॉजिकल जो क्षेत्र है उनका भी संरक्षण किया जाता है। समय समय पर उनको बाहर से जो उनके पास रसायन आदि होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये खराब ना हो, जितना बचा है उतना ज्यादा से ज्यादा दिन तक संरक्षित रहे। तो पुरातत्व शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत में संरक्षण का सिद्धांत भी आता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी का सिद्धांत। प्राम पुरावशेष जो है, देखो आपको मैं अगर पूछूंगी कि सबसे प्रामाणिक चीज क्या है, आपको किसी भी वस्तु को बताने के लिए, किसी भी इतिहास को बताने के लिए, किसी भी अवशेष को बताने के लिए, तो सबसे प्रामाणिक चीज होती है ये शिलालेख, पांडुलिपियां, और उस समय की जो जो भी चीजें उपलब्ध है, चाहे स्तूप हो, चाहे गुफाएं हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मूर्तियां हो, ये सबसे प्रामाणिक स्रोत है। ध्यान रखना। अब प्राकृत लैंग्वेज, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आप छोड़ो, जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के लोग छोड़े, तो बहुत सारे लोगों को ये पता तक नहीं है कि प्राकृत नाम की भी एक लैंग्वेज है। आज भी अगर आप कुछ एरिया में जाओगे और उनको कहोगे कि मैं प्राकृत सीख रही हूं, तो वो पूछेंगे प्राकृत क्या है। तो प्राकृत लैंग्वेज है, यही लोगों को पता नहीं है। तो वो प्राकृत कितनी प्राचीन है, इसका प्रमाण आप क्या दोगे।
अब प्राकृत को अभिजात भाषा के रूप में सरकार ने किस प्रमाण के आधार पर माना? उसे क्लासिकल लैंग्वेज आज मिला है, हालांकि सबसे प्राचीन लैंग्वेज वो है, लेकिन उसे आज प्रामाणिकता का दर्जा दिया है। उसके पहले 9 भाषाओं को प्रामाणिकता का दर्जा दिया, और कहीं आज जाकर उसे प्रामाणिकता दर्जा मिला है तो कुछ प्रमाण उनके आधार पर मिला है। जब सरकार को ये प्रमाण दिखाए गए कि सबसे प्राचीन शिलालेख जो जो 3-3 हजार वर्ष के पहले के हैं, वो शिलालेख प्राकृत भाषा में ही है, वो तो संस्कृत में है ही नहीं। जो प्राचीन सबसे प्राचीन पांडुलिपियां मिलती है वो पांडुलिपियां भी प्राकृत भाषा में है। आप सोचिए, जो गुफाएं आदि है उसमें प्रशस्ति पत्र आदि मिलते हैं, जो आयात पट्ट है उसमें नीचे की लिखी हुई जो भाषाएं हैं, जो ब्राह्मी आदि लिपि है उनकी जो भाषाएं है, वो भाषा संस्कृत नहीं है, वो भाषा प्राकृत है। जब ये प्रमाण दिए गए पुरातत्व के, तब ये एक्सेप्ट किया गया कि अरे संस्कृत से भी प्राचीन प्राकृत है। लेकिन फिर भी जो संस्कृत को पकड़ते हैं वो संस्कृत को ही प्राचीन मानते हैं, तो उन्होंने एक बोलना शुरू कर दिया कि संस्कृत और प्राकृत दोनों साथ में निकली हुई। तो वो ठीक है, वो तो छोड़ दो, वो अलग बात है। लेकिन ऑथेंटिसिटी, पुरातत्व शास्त्र आपको प्रामाणिकता का सिद्धांत देता है इनके आधार पर ही, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो उस समय बनी गई है और ये सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। अगर मैं आज आपको कहूं कि प्राकृत लैंग्वेज सबसे प्राचीन है, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन मैं आपको शिलालेख दिखाऊं कि ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है लेकिन इसकी भाषा प्राकृत है, तब लोग स्वीकार करेंगे कि अच्छा, उस समय प्राकृत भाषा बोली जाती थी, क्योंकि प्रमाण है। तो ये प्रमाण का सिद्धांत देता है, प्रामाणिकता का सिद्धांत देता है पुरातत्व शास्त्र। ठीक, आपको जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ना, ये है कोणार्क का मंदिर। कोणार्क के मंदिर की जो शिलाएं हैं, वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ पत्थरों का प्रयोग मिलेगा। वहां पर अलग अलग चित्र है, जैसे 7 अश्वों का है, सूर्य का रथ है, वहां पर 24 चक्र मिलते हैं, है ना, रथ के आकार का मंदिर है। ये जो चीजें हैं ये उस समय की स्थितियों को दर्शाती है कि सूर्य के रथ को 7 घोड़े होते हैं या इंद्र के रथ को 7 घोड़े होते हैं। ये कल्पना आज की नहीं है, ये कल्पना मात्र नहीं है, ये उस समय के लोगों ने देखा हुआ है, तब उन्होंने वो वैसा बनाया है कि ऐसा होता था, क्योंकि उस समय तो देवताओं का आवागमन था पृथ्वी पर। आज तो हम ये चीजें देखकर या ये चीजें पढ़कर हम बताते हैं कि अच्छा, सूर्य के रथ को 7 घोड़े बताए जाते हैं। हमने ये पढ़ा है, उन्होंने वो महसूस किया है। तो ये जो प्रमाण है जो आपको मिलते हैं, ये प्रमाण क्या बताते हैं? आपके आपने आज जो आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान की प्रामाणिकता को भी बताते हैं, है ना। तो प्रामाणिकता का सिद्धांत ये छठा है। फिर है वैज्ञानिक विधि का सिद्धांत। ये आपको दिख रहा है, ये राखी गढ़ी में सारे कंकाल और टीले मिले हैं, ये सारे बर्तन आदि, यहाँ पर कंकाल, ये राखी गढ़ी का है, इसमें कंकाल अवशेष मिले हैं। इससे उस समय की जनसंख्या, उस समय के लोगों का खान पान, आप सोचिए पुरातत्व में कितना डीप अध्ययन किया जाता है। इन हड्डियों की रचनाओं से जाना जाता है कि वो व्यक्ति शाकाहारी था या मांसाहारी था। ये हड्डियों का अध्ययन करके पता चलता है कि ये कितने वर्ष प्राचीन है। इन हड्डियों से पता चलता है कि उसके खान पान क्या था, वो क्या क्या खाता था प्रतिदिन, ज्यादातर उसका आहार क्या रहता था। सो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्मता से अध्ययन पुरातत्व में किया जाता है। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, वैज्ञानिक विधि से, विज्ञान के आधार से। वैज्ञानिक विधि उसे माना जाता है जो आपको ज्यादातर तर्क के आधार पर, अध्ययन के आधार पर सत्यता का दर्शन कराया। एक मिनट, जिसे हमें सत्यता की अनुभूति हो, जो ऐसे ही नहीं बोला जाता, वो वैज्ञानिक विधि है। तो वैज्ञानिक विधि का सिद्धांत भी आपको पुरातत्व शास्त्र से ही पता चलता है ना। फिर उसके बाद आता है अभिलेखीकरण का सिद्धांत। ये कंपलसरी है, आप इतिहास का अध्ययन करो, उसके बारे में लिखो, नहीं लिखो चलेगा। आप साइंस के बेस पर, टेक्नोलॉजी के बेस पर नया नया साइंस का अध्ययन करो, उसके बारे में लिखो, नहीं लिखो चलेगा। लेकिन अगर आप पुरातत्व का अध्ययन कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना आवश्यक ही है। इसीलिए अभिलेखीकरण का सिद्धांत